गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलता है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और बच्चे भी लाभान्वित हो सकें, और अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे, रासायनिक बलगतकी हम लोग पढ़ रहे हैं। रासायनिक बलगतकी में प्रीवियस 8 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम क्या पढ़ने वाले हैं? समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। इसके अलावा वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समाकलित रेटिफिकेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेटिफिकेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा सा, समाकलित वेग समीकरण। तो कैसे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? यानी जो हम लोग रेट लिखते हैं, रेट प्लाज्म लिखते हैं, जैसे मैं किसी का रेट प्लाज्म लिख दूं किसी रिएक्शन के लिए, रेट बराबर ए की पावर यहाँ पर क्या होता है एन। अब एन बराबर अगर जीरो है, यानी अगर अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर जीरो है तो इसे क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। अगर यहाँ पर सांद्रता 1 है तो इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, इसी तरह से 2 है तो द्वितीय कोटि कहेंगे, एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ? यानी वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में अभिकारक का एक भी अणु भाग नहीं लेता है, अर्थात अभिकारक की जीरो सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में, अभिक्रिया के वेग में अभिकारक का कोई भी अणु भाग नहीं लेता है, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यानी इसके लिए n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें क्या करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपरों में भी आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए, ठीक है ना। या वेग स्थिरांक k का व्यंजक लिखिए, या आता है कि एक आपको ग्राफ दिया होगा और ग्राफ देख करके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है। तो आज हमें सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेट माना एक समीकरण है A टू B। माना एक अभिक्रिया है, इससे क्या बनना है? A से क्या बनना है? प्रोडक्ट B बनना है, ठीक है ना। थोड़ा उसको आगे लिखता हूं सेंटर पे। A टू क्या बनना है? D। यहां पर इनिशियल में t बराबर 0 पर A की कंसंट्रेशन क्या मान ली? A0 मान ली। प्रोडक्ट कितना बनेगा? 0 बनेगा। टाइम पास हुआ, यानी टाइम t पर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन मान ली इसकी AT मान ली, मान लिया कि ये BT बन गई। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है? इतना हम लोग रासायनिक साम्यावस्था चैप्टर में पढ़ा था कि t बराबर 0 पर सांद्रता कितनी होती है? A की सांद्रता A0, B की 0 मान ली, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी वही होगी, A0 के बराबर मैंने मान ली। टाइम t पर कंसंट्रेशन कितनी हो गई? T हो गई, और इसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, और यहाँ क्या हो गया? BT फॉर्म। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या करते हैं? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम अभिक्रिया के दर को 2 तरह से लिख सकते हैं। यानी अभिक्रिया के वेग को लिखने का मैंने तरीका बताया था। एक तरीका उसमें क्या था? तात्क्षणिक वेग था, और एक क्या था? औसत वेग था। तो हम यहाँ पर जो वेग यूज करेंगे, जो क्रिया की दर जो यूज करेंगे, वो कौन सा करेंगे? तात्क्षणिक वाला। तात्क्षणिक में क्या आता था? जिसमें हम लेते थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिफरेंशिएशन वाला।
अवकलन वाला उसमें रेट इसमें 2 लिखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए रेट बराबर 2 क्या हो जाएगा, एक तरीका ये हो जाएगा, रेट आर बराबर हो जाएगा माइनस, अधिकार की शाखा में क्या हो रही है, समय के साथ कमी हो रही है, तो क्या चिन्ह आता है माइनस, और क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, डी ए अपॉन कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, डी ए अपॉन डी टी। इज दैट क्लियर? तो एक तो समीकरण हमारा ये बन गया, इसको नंबर 1 देते हैं। दूसरा, अगर हम इसका रेट लागत लिखें, हमें कोटि तो पता है कितनी है, 0 है। जब हमको 0 कोटि की क्रिया पता है तो हम इसका रेट ला लिख सकते हैं, जो कि प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसके लिए रेट ला के अकॉर्डिंग टू रेट ला, दर समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा कि ए की पावर यहां पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या आर बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 6। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो देखिएगा 2 समीकरण हमारे बन गए, यानी हमने क्या किया, हम अभिक्रिया के दर को 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो एक तात्क्षणिक वेग समीकरण के अनुसार, ठीक है, आर बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, डी यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन है, तात्क्षणिक वेग इसको कहते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, यानी प्रत्येक रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक वेग नियम होता है, एक दर समीकरण होती है, तो वो क्या हो जाएगी इसके लिए, आर बराबर के ए की पावर 0। अगर यहाँ प्रथम कोटि की क्रिया हो तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता, 1 ले लेता, सेकेंड ऑर्डर होती तो 2 ले लेता, एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए मेन जो स्टार्ट होता है चैप्टर, जो इंटीग्रेशन जो स्टार्ट हुआ, जो 0 ऑर्डर रिएक्शन की समाकलित जो वेग समीकरण जो स्टार्ट होती है, यानी मेन जो खेल जो शुरू होता है, अब वो यहाँ शुरू होने वाला है। यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनको क्या करना है, बार बार उसको वीडियो को देखिएगा तो अब समझ में आ जाएगा, 1-2 बार में अगर नहीं आता। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ही बार समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 बार 2 से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड। तो इक्वेशन 1 और सेकेंड देखिए, इसको क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं, यानी यहां से क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया। इज दैट क्लियर? समीकरण 1 तो 2 बराबर माइनस डी ए, रेट दोनों तरफ रेट आर है, दोनों तरफ आर बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, आर बराबर यहाँ पर क्या है, के, तो वही वजह रख दिया, दोनों को बराबर कर लिया। ठीक है ना? डी टी को इधर 2 ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। इज दैट क्लियर? माइनस डी इक्वल टू क्या हो गया, के डी टी हो गया। अब क्या करते हैं, हम करते हैं समाकलन। समाकलन करने का इसको ध्यान से देखिएगा, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वो अच्छे से जानते हैं समाकलन क्या होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो करेंगे, तो इंटीग्रेशन का एक साइन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक साइन यूज तो करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, माइनस ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये साइन क्या कहलाता है, एक इंटीग्रेशन का साइन कहलाता है। ठीक है, समाकलन का चिन्ह होता है, तो वो मैंने यूज किया, के कांस्टेंट है, इसका के ही रहेगा, dt। इज दैट क्लियर? अब देखिए कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर d तो क्या है, डिफरेंशिएशन हो गया, ये साइंस का क्या हो गया, इंटीग्रेशन। यानी यहाँ पर क्या हुआ, अवकलन और समाकलन दोनों है, यानी इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी है, तो एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी इंटीग्रेशन क्या करेगा, इस डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस ए ठीक है ना,
क्या आया, माइनस का ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगी, लिमिट लगेगी, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन खत्म हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के और टी। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको लिमिट तो लगानी है, यानी ए की कंसंट्रेशन में सांता कहाँ से कहाँ तक हो रही है, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट में हमको जाना है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट में, यानी इतना पहले सीख लेते हैं। माइनस डी क्या हो गया, माइनस ए हो गया और यहाँ पर क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट उसको लिखा है। अब देखिएगा इनिशियल कितनी कंसंट्रेशन थी हमारी, ए नॉट थी, फाइनल कितनी हो गई, 80 हो गई, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर 80 हो जाएगी और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ए नॉट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? या कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह से इसको देखिएगा, टी के सापेक्ष देखिएगा क्या समय परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभ में हमारा टी बराबर कितना था, 0 था। इज दैट क्लियर? फिर फाइनली हमारा टी समय पर कितना हो गया, मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, और इस टी समय पर सांता कितनी है, 80 है पूरी की, और 0 समय पर सांता कितनी है, ए नॉट पूरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लगाए, 0 और फाइनल कितना हो गया हमारा, टी हो गया। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, यानी इसको क्या लिखेंगे, 80 माइनस ए, ए 0, यानी फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस ए नॉट, इसके बाहर एक माइनस का साइन भी तो लगाएंगे, माइनस है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी माइनस 0, टी माइनस 0, तो क्या रह जाएगा, टी ही रह जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 80 माइनस 0 हो जाएगा, तो फिर क्या लिखेंगे हम, टी लिखेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस टी। फिर देखिएगा 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, कितना हो गया, आप इतने का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से 80 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 80 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइएगा, मैं यहां पर लिखता हूं, यहां से देखिएगा 80 बराबर क्या हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा ए नॉट इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस के टी प्लस ए नॉट, या इस समीकरण को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड शून्य कोटीय क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इस समीकरण को क्या कहते हैं, शून्य कोटीय क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, क्या कहलाती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको एक बार फिर समझाता हूं आपको पूरे को, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे छात्र जिन पे मैथमेटिक्स नहीं है, अर्थात जो बायोलॉजी के छात्र हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगर हम किसी नई चीज़ को पढ़ते हैं तो नई चीज़ क्या करना पड़ता है, हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, पुरानी हो जाए। जब चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसको सीख जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, 2-3 बार आप करेंगे अगर प्रैक्टिस, कॉपी पेन आप लेकर साथ में बैठिएगा, तो आपको निश्चित ही आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिएगा, शून्य कोटि की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हमको लिखनी है। सबसे पहले ए से क्या बना, बी बना, टी बराबर 0 पर क्या है, ये 0 है, 0 सांद्रता बनेगी, बी प्रोडक्ट 0 बनेगा। समय टी पर क्या हुआ, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसकी मात्रा सांद्रता परिवर्तन क्या हो गया, 80 हो गया, और प्रोडक्ट क्या मान लिया मैंने, बीटी बना है। इज दैट क्लियर?
रेट लिखने का हमको तरीका हम लोग पीछे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि रेट कैसे लिखा जाता है। इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, माइनस dA/dt, क्योंकि अभिकारक एक ही सांद्रता में क्या होती है, समय के साथ कमी होती है, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन लगाया था हमने, माइनस साइन लगाया था। इज दैट क्लियर? फिर देखिएगा प्रत्येक समीकरण के लिए क्या होता है, एक वेग समीकरण होती है जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित की गई होती है। तो इसके लिए वेग समीकरण तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिएगा r बराबर के ए की पावर n, n का मान यहाँ पे कितना है, 0 है, शून्य कोटि की अपक्रिया है। किसी की घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए r बराबर कितना हो गया, k हो गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे समीकरण 1 व 2 को देखो बराबर कर लीजिएगा, तो माइनस dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, k हो गया, माइनस dA/dt इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर देखिए k हो गया। फिर माइनस dA को यहीं पे रखा, dt को इधर देखो ले गए, माइनस dA बराबर क्या हो गया, k dt हो गया। इज दैट क्लियर? समाकलन इसका कीजिएगा, जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस dA इक्वल टू क्या हो गया, k dt हो गया। ठीक है ना? समाकलन और अवकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगा, यानी हमारा साइन जो है डी से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, माइनस ए बचा, ए की कंसल्टेशन। अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए क्या तरीका है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लिमिट लगाते हैं, फाइनल लिमिट यानी फाइनल अंतिम सांद्रता और एक प्रारंभिक सांद्रता। तो ये जब चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है। इसी तरह से t बराबर देखिए क्या लगाया मैंने, k इंटू टी, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, 0 थी, a 0 थी, a 0 लगा ली। अंतिम सांद्रता t समय पर कितनी होगी, 80 होगी, उसको मैंने 80 से रिप्रेजेंट किया। फिर देखिए क्या किया, t बराबर 0 है तो यहाँ पे 0 लगाया प्रारंभ में, फिर t समय पर कितना समय लिया मैंने, t सेकेंड लिया, यहाँ पर t 2 लगा। इज दैट क्लियर? सॉल्व इसको करें, 80 माइनस a0 इक्वल टू kt, यहाँ पर माइनस साइन भी है, ये माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, माइनस से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा। तो क्या हो गया, 80 माइनस a0 इक्वल टू माइनस kt हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व मैंने किया, 80 a0 इधर देखो ले गए, 80 बराबर माइनस kt प्लस a0, 80 बराबर माइनस kt प्लस a0, ये क्या हो गई, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हो गई। It is a zero order reaction, integrated rate equation for zero order reaction. I hope आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रथम शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। अब हम लोग इसी में आगे से कंटिन्यू करते हैं। वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक के लिए समीकरण क्या हो जाएगी, वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट या दर स्थिरांक समीकरण। तो क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, AT बराबर माइनस KT प्लस A0। इसको हम बार-बार इसको यूज करेंगे। आप यहाँ पर सांद्रता चेंज भी कर सकते हैं, हम AT की जगह C भी ले सकते हैं, A0 की जगह C0 भी ले सकते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन के रूप में अगर करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे इसको C0 CT लिखें, चाहे इसको C0 लिखें, ठीक है ना, आप डिपेंड। तो यहाँ से क्या निकालना है हमको निकालना वेग स्थिरांक K का समीकरण को निकालना, ठीक है ना। तो वेग स्थिरांक K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से KT को पूरे को इधर देखो लाइएगा, पूरे KT इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है, A0 है, इसको ये रखेंगे। AT को इधर लाइएगा, इसको समान इसका वेग लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो गया 80, ठीक है ना। तो K बराबर देखिए क्या हो जाएगा, A0 माइनस AT अपॉन T। ये क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का व्यंजक। क्लियर?
तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा k इक्वल टू a नॉट माइनस AT अपॉन टी। तो ये समीकरण करने के लिए, यानी अगर हमको पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है पेपरों में कि शून्य कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक के समीकरण का व्यंजक स्थापित कीजिए, उसका डेरिवेशन करने को आता है। तो डेरिवेशन करने के लिए जैसा आपको शुरू से पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे, यानी पहले इसके लिए वेग समीकरण आपको निकालना है, समाकलित वेग समीकरण निकालना है, फिर इसके बाद इसको इस तरह से करेंगे। इज दैट क्लियर? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं ग्राफ वेग रिप्रेजेंटेशन। यानी ग्राफिक्स का प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए क्या है, बहुत सारे कंपटीशंस में भी क्वेश्चन आता है ग्राफ से, और यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है। यानी ग्राफ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर जो भी रिएक्शन है वो पता कर सकते हैं। ग्राफ देख करके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखना है, ठीक है ना। और जो हम कंसंट्रेशन जो इसमें आई है और जो टी समय आया है, इनके बीच में क्या क्या ग्राफ होंगे, क्या क्या उसका स्लोप होगा, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इज दैट क्लियर? तो क्या देखिए करते हैं इसमें, हम सबसे पहले लिखते हैं समाकलित वेग समीकरण। पता है हम लोगों को समाकलित वेग समीकरण क्या थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। AT बराबर A नॉट, सॉरी AT बराबर माइनस KT प्लस A नॉट। इज दैट क्लियर? अब इस समीकरण की क्या करें हम, y बराबर mx प्लस c से तुलना करें। इस समीकरण क्या करें, y बराबर mx प्लस c से तुलना करें, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन इक्वेशन है, लाइन समीकरण है, रेखीय समीकरण है, हमको पता भी है, आप लोगों को जानते होंगे। यानी अगर हम कंपेयरिंग करें तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसमें AT आ जाएगा। इज दैट क्लियर? y बराबर क्या आ जाएगा, AT आ जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा। इन बाई एक्स पे क्या आ जाएगा, AT आएगा, ठीक है ना। और t किस पर आएगा, ये x अक्ष पे आ जाएगा, t आ जाएगा x अक्ष पे आ जाएगा। फिर c क्या आ जाएगा, जो बाई समीकरण, जो बाई एच होगी उसको क्या करता है, वो कौन करता है, c करता है, ठीक है ना। अभी हम करके देखते हैं क्या आ जाएगा, a ना। अब देखिएगा, अगर हम यहां पर एक ग्राफ प्लॉट को करते हैं, किसके बीच में, AT वर्सेस t, यानी समय t और t समय पर जो सांद्रता होगी उसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, यानी AT वर्सेस क्या हो जाएगा, t। देखिएगा इस तरह से करेंगे, AT हो गया कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया, समय t हो गया। यानी यहाँ पे जीरो समय है, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ जीरो है। चलो बात नहीं। अब देखिए हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। AT क्या हो गई, हमारी बाई एक्स हो गई, ये क्या हो गई, एक्स अक्ष हो गई। एक्स पे क्या है, t है, बाई पे क्या है, AT है, सांद्रता हो गई AT, t समय पर। नेक्स्ट अब देखिएगा ये ग्राफ कहां से प्लॉट होगा। अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता तो ग्राफ कहां से होता है, इस कॉर्नर से होता है, इनिशियल पॉइंट से होता है, ठीक है ना। ये देखिए क्या है, माइनस साइन यहाँ पर तो लगा हुआ है, ठीक है ना, माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ होगा ये कहां से प्लॉट होगा, इस बाई अक्ष से होगा स्टार्ट, इस तरह से। इज दैट क्लियर? और इसका जो ढलान आएगा, जो इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप बराबर हो गया माइनस का t। फिर एक बार देखिएगा AT और t के बीच हमने ग्राफ को प्लॉट को किया है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, माइनस के t है, यानी माइनस का k है, माइनस का t है, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट ना होकर के कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा,
ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा और जो स्लोप आएगा यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जो एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, इसका स्लोप या ढाल होता है। स्लोप या ढलान भी इसको कह सकते हैं। इसका ढाल कितना आएगा, -a के बराबर है। इतना सर। तो अगर समय t और at के बीच में, यानी t सांद्रता पर अगर आपको कोई कंसंट्रेशन दे रखी है, उसके बीच में आपको ग्राफ प्लाट करने को कहा जाता है, तो आप इस तरह से इसको प्लाट करेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको ग्राफ दे दिया, आपको इस तरह से ऐसे वाले ग्राफ दे दिया, बहुत सारे ग्राफ दे दिया, ऐसे दे दिया, ये लिख दिया कंसंट्रेशन t और t, पूछ ले ग्राफ कौन कोटि का है, या इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, पूछ ले किस कोटि का है। तो क्या है, आपको ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कंपटीशन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर क्या है, ये कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? अब अगर हम निकालें, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा समाकलित वेग समीकरण at बराबर -kt प्लस a0 y बराबर mx प्लस c से तुलना की। यहाँ पर हमने किसके बीच ग्राफ प्लाट किया है, सांद्रता a और t समय पर ग्राफ प्लाट किया है। तो क्या हो गया, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा ऊपर से, ठीक है ना, यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, इस तरह से इक्वेशन, इस तरह से लाइन आएगी यहाँ से, और इसका ढलान होगा किसके बराबर हो जाएगा, -k के बराबर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर देखिए वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, ये a0 के बराबर हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, a0 इतना जो पार्ट होगा इसका, ये किसके बराबर हो जाएगा, a0 के बराबर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर कितनी वैल्यू होगी समय की, थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ, यानी इस पॉइंट पे t की आपको वैल्यू देके बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, a t बराबर यहाँ पे 0 का समय ले लें, ठीक है, a t का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 समय कितनी कंसंट्रेशन है, 0 है, ठीक है ना। तो अपनी समीकरण देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू लिख दीजिएगा, kt को इधर ले आइए, प्लस हो गया, a0 ऐसे रहेगा यहाँ पर, a0 अपॉन t। तो अगर इस ग्राफ के माध्यम से कभी कभी पूछ लिया है, कंपटीशन में एक बार क्वेश्चन आया, IIT JEE में क्वेश्चन आया था, ग्राफ दिया हुआ था और इस पॉइंट t पर, यानी इस पॉइंट पर क्या था, कंसंट्रेशन समय t पूछा था, ठीक है ना, कंसंट्रेशन इसकी 0 दे रखी थी, तो आपको क्या बताना है, t बराबर कितना है, t का जो मान आएगा वो a0/k के बराबर है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इसमें हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि की क्रिया के लिए अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ पीरियड। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो पहले तो हम समझते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। जैसे नेम से ही क्लियर है, हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयुकाल। तो यहाँ पर आयु जो हो रही है, आयु अर्ध अगर हो रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी किसकी हो रही है, सांद्रता में कमी आ रही है, ठीक है ना। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी कंसंट्रेशन है प्रारंभ में, ठीक है ना, उसका आधे होने में, उसको आधा होने में, विघटित होने में कितना समय लगता है, वो समय क्या कहलाएगा, अर्ध आयुकाल कहलाएगा। यानी किसी रासायनिक क्रिया में लगने वाला वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यानी वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे t 1/2, t हाफ। इज दैट क्लियर? यानी वह समय, चलो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी देता हूं, वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ
अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है अर्धायुपाल कहलाता है। यानी वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपघटित होकर विघटित होकर, अभिकारी पदार्थ अपघटित होकर, और लिख लीजिएगा, बड़ा लगा लीजिएगा, चलो विघटित होकर लगा लीजिएगा, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा यानी कि 50% रह जाता है, उसे क्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, शायद आपको डेफिनेशन याद भी हो गई होगी। यानी वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको इसमें क्या निकालना है? शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का हमको डेरिवेशन करना है कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होगा। ओके, चलो इसको करते हैं। तो देखिए, यानी हम वही समाकलित वेग समीकरण तो लिखते हैं, AT बराबर AT बराबर माइनस KT प्लस A0। ओके, अब देखिएगा T बराबर क्या हो जाएगा? T हाफ लेंगे, यानी सांद्रता क्या हो जाएगी? इस अर्धायुकाल हो गया, समय क्या हो जाएगा? T हाफ के बराबर लेना है, इस समीकरण में रखना है, और इस T हाफ समय पर, ठीक है ना, सांद्रता कितनी रह जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता की आधी। मतलब प्रारंभिक सांद्रता हमारी कितनी है? 80 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 की? इन प्रारंभिक सांद्रता हमारी क्या थी? प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी ली? A0 ली है, T बराबर 0 पर, ठीक है ना, तो कितनी रह जाएगी इसकी? आधी रह जाएगी, मतलब बटे 2। T समय पर तो क्या थी? 80 थी। T हाफ समय पर क्या हो जाएगी? जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसकी आधी रह जाएगी। अब T और AT की वैल्यू क्या करेंगे? इस समीकरण में रखने पर, ठीक है ना, यानी T और AT का मान रखने पर रख दीजिएगा, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? AT की जगह क्या हो जाएगा? A0/2 हो गया, माइनस के T की जगह क्या लिख देंगे? T हाफ लिख देंगे, प्लस A0, ऐसी रहेगा, ठीक है ना। अब इस माइनस के टी हाफ को इधर देखो लाएंगे और A0 को इधर ले आएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? इसको इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा के टी हाफ बराबर A0 माइनस ये क्या हो गया? A0/2। इज दैट क्लियर? सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, A0 माइनस A0/2 क्या रह जाएगा? यहाँ पर A0/2 देखो बचेगा, इसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। के टी हाफ बराबर क्या हो गया? A0/2, या टी हाफ इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? A0/2K। इज दैट क्लियर? टी हाफ इक्वल टू क्या होगा? A0/2K। तो क्या हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये शून्य हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ के लिए रिलेशन हो गया, टी हाफ इक्वल टू A0/2K। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपको मैं एक और बताता हूँ, AT बराबर माइनस KT इंटू A0, T बराबर क्या रहेगा? टी हाफ, AT बराबर A0/2 हो गया, T बट AT का मान रखा, वैल्यू पुट की A0/2 माइनस KT हाफ प्लस A0। KT को इधर ले आया, KT हाफ को, और A0 को इधर लाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, KT हाफ इक्वल टू A0/2, T हाफ बराबर क्या हो गया? A0/2K। इज दैट क्लियर? तो देखिएगा
क्या आया था अभी शून्य कोटि की क्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या आया था, A0 अपॉन 2 क्या, इज दैट क्लियर। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट को करें, ठीक है, शून्य कोटि की क्रिया के लिए टी हाफ अर्धायुकाल और अर्धकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 के बीच, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, यानी शून्य कोटि की क्रिया का जो अर्धायुकाल है वो A0 की सांद्रता के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। यानी यहाँ से टी हाफ आया है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी शून्य कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। सिद्ध करने को आया था कभी कभी, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल टी हाफ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। ओके, अगर यहाँ ग्राफ प्लॉट तो करें, ग्राफ देखिएगा, टी हाफ वर्सेस A0 किस तरह से वो करेंगे, ये A0 सांद्रता हो गई, A टी हाफ हो गया। अब दोनों कैसे एक दूसरे के समानुपाती हैं, शायद सही से दिख नहीं रहा ऊपर। जब दोनों एक दूसरे कैसे प्रोपोर्शनल हैं तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से इनिशियल पॉइंट से होगा, यहां से स्टार्ट होगा और सीधे लीनियर इस तरह से होगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स A0 और टी हाफ के बीच में ग्राफ इनिशियल पॉइंट से इस तरह से एक सीधी लाइन जाएगी यहाँ से कॉर्नर से। मतलब क्या हुआ कि टी हाफ का जो मान है वो A0 के समानुपाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसमें हम लोगों ने शून्य कोटि की क्रिया का पूरा टॉपिक हुआ है, इसमें 3 टॉपिक पढ़े हैं। समाकलित वेग समीकरण, फिर वेग स्थिरांक k का व्यंजक पढ़ा, तीसरा अर्धायुकाल। 3 टॉपिक मैंने पढ़े हैं यहाँ। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सही से देखेंगे, आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। ये टिपिकल होते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, तो इनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बार बार कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम इसमें शून्य कोटि की क्रिया के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, उसका मेरा टॉपिक फिनिश होता है आज का। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इनको देखते हैं। पहला है H2 plus Cl2 gives 2HCl in the presence of sunlight या HNu। यानी H2 और Cl2 क्या बनाते हैं, 2HCl। शून्य कोटि की अपक्रिया है। शून्य कोटि की क्रिया का मतलब क्या हुआ, अगर इसका आपसे इसका रेट लाइस का क्या हो जाएगा, रेट लाइस का क्या हो जाएगा, H2 की पावर 0 हो जाएगी और Cl2 की पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी R बराबर क्या आएगा इसके लिए, K आएगा। सभी के लिए आएगा R बराबर K। यानी जो यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी जो अभिकारक की, वो पावर आप कितनी लगा देनी है, 0 लगा देनी है। तो ध्यान रखिएगा H2 plus Cl2 gives 2HCl एक शून्य कोटि की अपक्रिया है। कभी कभी आपसे सीधे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अपक्रिया के उदाहरण दीजिएगा या किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन आपको मालूम है और एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है HI का अपघटन। देखिएगा अगर हम HI का अपघटन करें किसकी सरफेस पर, गोल्ड की सरफेस, यानी AU सरफेस पर, ठीक है ना, गोल्ड सरफेस। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2HI अपघटित हो जाएगा H2 प्लस I2। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, 2HI AU की सरफेस है यहाँ पर, H2 प्लस I2। इज दैट क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का अपघटन। अगर अमोनिया का अपघटन प्लेटिनम कैटालिस्ट, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो क्या होता है, इसका अपघटन हो जाता है, जिसमें N2 प्लस 3H2। ये भी क्या हो गई, शून्य कोटि की अपक्रिया हो गई, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई है।
1 2 3 समीकरण हो जाते हैं। आप तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन से बहुत जरूर आते हैं, IIT JEE या नीट में जरूर आता है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान से कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।